स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अच्छा आपको मैंने सिलेबस बता दिया था। ठीक है, सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है एक बार दोबारा देख लेते हैं, जिसकी पहली क्लास है उसके लिए। ठीक है जी, लिख लेते हैं चलो दोबारा। जो सीए फाउंडेशन है और जो सीएमए फाउंडेशन है, फर्क बता दो जिसको पता है। सीए फाउंडेशन में कौन कौन से चैप्टर है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी और कंपनीज एक्ट। ठीक है जी, और सीएमए में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो सेम। ठीक है, और इनके ऊपर एक और चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है, सीएमए में पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनीज एक्ट नहीं है। सीए वालों को एक्स्ट्रा पढ़ना है ये, और सीएमए को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ना, राइट। अच्छा, और जो सीए का पेपर होता है वो कैसा होता है? रिटन पेपर होता है, सब्जेक्टिव। कौन सा पेपर? सब्जेक्टिव। और सीएमए का पेपर होगा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। समझ में आ गई बात मेरी? ठीक है, अच्छा हम स्टार्ट क्या करेंगे आज चैप्टर, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मुझे पहले बता दो एक्ट का मतलब क्या होता है। एक्ट का मतलब होता है कानून, कानून का मतलब लॉ। एक्ट बोल देंगे या लॉ बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, कोई भी एक्ट कोई भी लॉ क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है, जल्दी बताओ। किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? किसी भी चीज को रेगुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल सीआरपीसी बना, सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्यों बना? क्राइम को रोकने के लिए बना। अच्छा, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मैंने हिमांशी का मर्डर कर दिया रास्ते में चलते हुए, क्या मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी? ले जाएगी। क्या मेरे ऊपर सीआरपीसी एप्लीकेबल है? बिल्कुल है। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा सीआरपीसी, क्या फिर भी मेरे पे लगेगा? फिर भी लगेगा। कैसे पता चलता है लगेगा? कब लग जाता है? जब ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता है, याद है? पता है? अच्छा, कैसे होता है एक्ट, कैसे बनता है? सबसे पहले बिल बनता है, ड्राफ्ट बिल, उसके बाद स्टेट असेंबली से पास होता है, उसके बाद पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है, उसके बाद ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है। जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में मैंने पब्लिश करा लॉ को, वो क्या बन गया? एप्लीकेबल टू द होल इंडिया, एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया है, बताओ। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया है या पाकिस्तान है? जम्मू एंड कश्मीर इंडिया है, क्या है? अमेरिका है? फिर क्या है? पाकिस्तान? इंडिया है जम्मू एंड कश्मीर, यस। जम्मू एंड कश्मीर इज इंडिया। ठीक है, तो सारे एक्ट इंडिया पे लगेंगे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये कहां से पता चला? आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भूलना नहीं है बेटा कोई भी चीज को। आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आ गई बात मेरी? ठीक है, जिस दिन आपने ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करा किसी भी लॉ को, उस दिन से क्या हो गया? एप्लीकेबल हो गया पूरे इंडिया पे। चाहे आपने पढ़ा चाहे आपने नहीं पढ़ा, क्या मान लिया जाएगा? पूरे हिंदुस्तान को पता चल चुका है। क्लियर? ठीक है, चाहे वो कोई भी लॉ, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, जीएसटी मतलब सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जिस दिन, ये भी तो एक एक्ट है, जीएसटी एक्ट 2016। जीएसटी एक्ट 2016, तो ये भी ऐसी तो बना होगा, ये तो तरीका होगा बनाने का। ठीक है, तो ऑफिशियल गैजेट में ये भी पब्लिश हुआ होगा, तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है ये। क्या आपको जीएसटी पे करना पड़ता है कोई भी चीज खरीदने जाओ, या मना कर सकते हो? मेरे को क्या पता जीएसटी क्या होता है? ऐसा होता है? नहीं, हमें पे करना पड़ता है, राइट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। जो हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लिखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872। अच्छा, ये एक्ट आया कब था, जरा ये बताना पहले। 1872 में आया था। कब आया था? 1872 में आया था। हमारे देश को आजादी कब मिली थी? 1947 में, पक्का? 1947 में। और ये वाला एक्ट कब आया था? 1872। आजादी से पहले या बाद में? पहले, पक्का? कैसे पता चल रहा है? 18 लिखा है यहाँ पे, 18 पहले आता है, 19 पहले आता है? हाँ, तो ये हमारे आजादी से पहले आया था। तो ये किसने बनाया था? इंडियन गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, राइट। ठीक है, चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब ये एक्ट आया था तो इसके अंदर 3 प्रोविजंस होते थे। अब सारे लिखेंगे दोबारा से। इसके अंदर 3 प्रोविजन होते थे, आपने साथ साथ लिखना बेटा, समझना भी साथ साथ और लिखना भी साथ साथ है। लिखो,
इसके अंदर 3 प्रोविजन होते थे, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस, दूसरे सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजंस भी होते थे, और थर्ड इज पार्टनरशिप के प्रोविजंस भी होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, सेल्स ऑफ गुड्स के लिए अलग से एक्ट बन गया, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, इन दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट एक्ट बना चुकी है गवर्नमेंट। बोलो यस और नो? यस। तो अब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से प्रोविजन है? सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजन है। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स के प्रोविजन कहाँ चले गए? सोगा में चले गए। कहाँ चले गए? सोगा। सोगा मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और पार्टनरशिप से प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट में चले गए। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से प्रोविजन है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से प्रोविजन है। कौन से प्रोविजन है? कॉन्ट्रैक्ट, राइट। चलिए लिखना है बेटा सब कुछ, लिखो। जो मैं बोलूंगी और जो मैं लिखूंगी आपने सब लिखना है। ठीक है, चाहे हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, कोई सी भी लैंग्वेज तुम्हें आती है, सब में लिखना है। बात समझ में आ गई? और ऐसे नोट्स बनाने चाहे हम 10 साल बाद भी पढ़े, मुझे समझ में आए कि लिखा क्या है। ठीक है अच्छा बेटा, कोई भी एक्ट के प्रोविजंस कौन से फॉर्म में होते हैं जरा बताना? सेक्शंस की फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में? सेक्शन की फॉर्म में। पता है सबको? पक्का रीड करना आता है? सबसे पहले सेक्शन, उसके बाद अच्छा देखते हैं। सबसे पहले होता है सेक्शन, फिर होता है सब सेक्शन, फिर क्लॉज, नेक्स्ट सब क्लॉज। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन होता है। ठीक है, अच्छा सेक्शन किसमें होता है? नंबर, जैसे 1 2 3 4, 1 इज अ नंबर। सब सेक्शन ये भी नंबर में होता है लेकिन ब्रैकेट में होता है। ठीक है, क्लॉज अल्फाबेट, स्मॉल या कैपिटल? स्मॉल अल्फाबेट। ठीक है, सब क्लॉज रोमन नंबर। ये क्या है? 6 रोमन नंबर है। ठीक है, जरा रीड करके दिखाना बेटा। सेक्शन 7, सब सेक्शन 1, क्लॉज पी, सब क्लॉज 5 है ना ये। ठीक है, लिखो इसको भी। यहां तक डन? हो गया? चलो आगे देखते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इसी कमेंसमेंट डेट जरा बता दो मुझे जल्दी से। कमेंसमेंट डेट 1 सितंबर 1872। ठीक है, और एप्लीकेबिलिटी होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 1। हमारे चैप्टर का नाम क्या जरा बताना एक बार फिर से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यही नाम है ना? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्या नाम है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, चलो सेक्शन 1 में लिखा होता है टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। ठीक है, क्या हमने कमेंसमेंट पढ़ लिया? 1 सितंबर 1872 को आया था। क्या हमने टाइटल पढ़ लिया? टाइटल क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और एक्सटेंट मतलब कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? तो कहाँ एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसमें एक चीज लिखी है, इसमें लिखा है बेटा टाइटल, दिस एक्ट मे बी नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्या मतलब है इस लाइन का? दिस एक्ट मे बी नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस लाइन का मतलब क्या है बताओ? बताओ इस लाइन का मतलब क्या है?
इंग्लिश तो लिखी है, हिंदी में कन्वर्ट करना है, करो। शायद क्या? अच्छा, और कुछ? इंग्लिश पढ़नी आती है? फिर पढ़ो, हिंदी में बताओ क्या लिखा है इसका मतलब। दिस एक्ट मे बी नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मतलब बताओ मुझे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, कुछ और? ये एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। एनीथिंग एल्स? बताओ, इतनी सिंपल लैंग्वेज है, एक लाइन है तो बताओ। शायद, शायद का लिखा इसमें। मे बी। मे का मतलब क्या होता है? अच्छा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है मे, दूसरा होता है शेल। इन दोनों में क्या फर्क होता है? मे हो सकता है, मे मतलब, शेल का मतलब होता है कंपल्सरी। अभी इंग्लिश नहीं है, ये तो लॉ है। ये इंग्लिश नहीं है बेटा, ये लॉ है, ठीक है। इसमें वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। शेल का मतलब है कंपल्सरी, कंपल्सरी मतलब मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब यही करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है। और मे का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल, मर्जी है तुम्हारी। मे का मतलब क्या है? ऑप्शनल। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दिस एक्ट मे बी नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब इस एक्ट को आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये तो लिखा है। क्या लिखा है? दिस एक्ट मे बी नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, मे का मतलब क्या है? क्या बोल सकते हो, इस एक्ट को तुम क्या बोल सकते हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इस एक्ट को बोल सकते हैं, या बोलना ही पड़ेगा? बोल सकते हैं, बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पे मे लिखा है, आपके हिसाब से मे होना चाहिए या शेल होना चाहिए? मे होना चाहिए, शेल होना चाहिए? कौन कौन कह रहा है शेल होना चाहिए, और कौन कौन कह रहा है मे होना चाहिए? इसके अलावा और कोई नाम तो है नहीं, तो शेल होना चाहिए। सबने हाथ क्यों नहीं खड़े करे? शेल के साथ कौन है, और मे के साथ कोई भी नहीं है? पक्का? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? शेल होना चाहिए। अच्छा, एक लड़की है हमारी क्लास में, हिमांशी, ठीक है। इसका नाम क्या है? हिमांशी है। इसको क्या बोलेंगे सब? हिमांशी तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिमांशी बोलेंगे। तो इसका नाम क्या है? हिमांशी। क्या बोलेंगे? दिस गर्ल शेल बी नोन एज हिमांशी। मतलब इसका कोई पेट नेम नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना? नहीं रख सकते? रख सकते हैं। अच्छा, नाम क्या है? हिमांशी। और इस चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या नाम है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए आपके हिसाब से? शेल लिखा होना चाहिए, और क्या है ना? क्या लिखा होना चाहिए बेटा? शेल लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका नाम है, उसके नाम से तो बुलाओगे उसको। यस और नो? यस। लेकिन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का संविधान, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कुछ फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। लिखे हुए फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है? कुछ हमारे जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं, ठीक है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उसको क्या मिल जाता है? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। कहाँ पे लिखी है बात? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी है। अच्छा, एक फंडामेंटल राइट है मेरे पास, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बोलो, है कि नहीं है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ इस बात का? कि हम कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। रास्ते में चलते चलते लोग कुछ भी बोलते हैं, सुना है कभी? कुछ भी बोलते हैं चलते चलते। तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या उनको रोक सकते हैं हम? नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते ना, ठीक है। तो हमारे पास एक फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब जो मेरी मर्जी होगी मैं वो बोलूं, राइट, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे मे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मे की जगह शेल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शेल लिखा हुआ है, तो क्या दोबारा पढ़ेंगे? दिस एक्ट शेल बी नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मतलब इस एक्ट को बोलना ही पड़ेगा। क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कुछ और नहीं बोल सकते, है ना? शेल लिख दिया तो यही बोलोगे, कुछ और नहीं बोलोगे, ठीक है। तो अगर मैंने शेल लिख दिया, दिस एक्ट शेल बी नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो अगर शेल का मतलब कंपल्सरी हो गया कि यही बोलना पड़ेगा। अगर मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नहीं बोला, क्या बोल दिया? सिर्फ ICA बोल दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल दिया है, तो क्या होगा? ये मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं हो जाएगा?
बोलो, मेरे पास तो राइट टू स्पीच है ना, मैं जो मर्जी बोलूं, और आपने मेरे ऊपर कंपलसरी कर दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही बोलो। अगर कुछ और बोलोगे तो फिर तो गड़बड़ वाली बात है। अच्छा एक चीज और, आपको पता है कोई भी लॉ को ब्रीच करने के बाद पेनल्टी लगती है, लगती है ना, कोई भी सेक्शन को ब्रीच करेगा तो मेरे पेनल्टी लगेगी, लगेगी ना। तो सेक्शन 1 में तो इसी का है, इस एक्ट में तो है। अगर इस एक्ट में लिखा हुआ है बेटा, दिस एक्ट शैल बी नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर मैंने इसको कुछ और बोल दिया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल दिया या 1872 आगे नहीं लगाया, तो सेक्शन 1 ब्रीच आया ना, डिफॉल्ट कर दिया मैंने, तो मेरे पे क्या पेनल्टी लगेगी, लग जाएगी। सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से हमारा फंडामेंटल राइट भी ब्रीच हो रहा है और मेरे पे पेनल्टी भी लग रही है। तो बताओ मे होना चाहिए, शैल होना चाहिए? मे होना चाहिए, मे होना चाहिए ना। मे क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप बोल सकते हो इसको, समझ में? अगर कुछ और बोलोगे तो पेनल्टी नहीं है, क्योंकि मे लिखा हुआ है। नहीं बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? आ गई? नहीं आई? दोबारा, एक बार दोबारा, क्या लिखा हुआ बेटा? दिस एक्ट शेल बी नोन एज, शेल मतलब कंपल्सरी आपको बोलना पड़ेगा, कुछ और नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कुछ और बोल दिया, अगर मैंने कुछ और बोल दिया, सेक्शन 1 ब्रीच, सेक्शन 1 में डिफॉल्ट हो गया, तो मेरे को पेनल्टी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा अगर जब भी मैं बोलूंगी तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही बोलना पड़ेगा, कुछ और नहीं बोल सकते हो आप, अगर यहाँ पे शेल लिखा होता तो, ठीक है। दूसरा, मेरे पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है कि हम कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, यस, ठीक है। तो ये मेरा फंडामेंटल राइट भी ब्रीच होगा कि मेरे को चॉइस नहीं दी गई बोलने के लिए, मेरे पे कंपल्सरी डाल दिया गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही बोलोगे आप जब भी बोलोगे, बोलो हाँ है ना, यस, ठीक है। तो बताओ यहाँ मे होना चाहिए, शेल होना चाहिए? मे ही होना चाहिए, शेल यहाँ पे नहीं हो सकता। तो मतलब किसी भी चैप्टर का या किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 में ये तीनों चीजें लिखी होती है, तो सब में क्या लिखा होता होगा, मे या शेल? मे। मैम शेल यूज ही नहीं होगा फिर ऐसे तो, इस पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं होगा, बाकी चीजों में तो हो सकता है ना, ठीक है। और अगर कोई भी एक्ट, हिंदुस्तान का कोई भी एक्ट बनाओगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होगा, वो पूरा एक्ट ही वॉइड है, समझ में आ रही बात? सबसे ऊपर क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर इसके अगेंस्ट कोई भी एक्ट तुमने बना दिया, वो पूरा एक्ट वॉइड है। आगे बात समझ? तो लिखिए बेटा इसको, अब क्लियर? मे होना चाहिए, शैल होना चाहिए? मे होना चाहिए। और सारे एक्ट में क्या होता होगा, मे ही होता होगा, कभी भी शैल नहीं होता, ठीक है। लिखो, डन किया सबने? क्लास में थोड़ा पार्टिसिपेट करो, कोई क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दो, ठीक है, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। सिर्फ मैं बोलती रहूंगी तो क्या मजा आएगा, है ना। चलिए, हो गया जी, कर यार। 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा? 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट इज सोशल नेचर, सेकंड डोमेस्टिक नेचर, सोशल नेचर, सेकंड इज डोमेस्टिक नेचर, और थर्ड इज कमर्शियल नेचर। कमर्शियल नेचर, ठीक है। सोशल नेचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन लास्ट क्लास में नहीं आया था? सिर्फ आप नहीं आते, बाकी सब आए थे? चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देखते हैं सोशल नेचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अच्छा हमारे स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी, सीएम कौन है? फिर अरविंद केजरीवाल, हमारा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, सीएम, तो मिस्टर अरविंद केजरीवाल, ठीक है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल,
ठीक है, इसने क्या करा, मिस्टर एक्स को डिनर पे बुलाया। क्या करा, मिस्टर एक्स को डिनर पे बुलाया। ठीक है, किसने बुलाया, सीएम ने बुलाया। अच्छा, मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला, ऑफर दिया। क्या दिया, ऑफर दिया कि आप मेरे घर डिनर पे आना। ठीक है, और एक्स ने हाँ करा होगा या ना करा होगा, बिल्कुल सीएम बुला रहा है तो हाँ करेंगे, एक्सेप्ट करा। इसने क्या करा, एक्सेप्ट कर। तुम्हें बुलाया केजरीवाल, तुम जाओगे, बिल्कुल जाएंगे, नहीं जाओगे, जाएंगे ना। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल ने ऑफर करा एक्स को कि मेरे घर डिनर पे आ जाना, और एक्स ने क्या करा, एक्सेप्ट करा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। जहां पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट, राइट। ठीक है, तो केजरीवाल ने क्या बोला, मेरे घर डिनर पे आना। एक्स ने क्या बोला, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, एक्स ने क्या मार दिया, डिफॉल्ट। इसने क्या कर दिया बेटा, डिफॉल्ट, मतलब ये डिनर पर नहीं गया, डिनर पर ये नहीं गया। अब इतना सा बता दो मुझे, क्या केजरीवाल मिस्टर एक्स के ऊपर केस फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। अच्छा, लॉ में केस को बोलते हैं सूट फाइल करना। क्या बोलते हैं, सूट फाइल करना। क्या केजरीवाल मिस्टर एक्स के ऊपर सूट फाइल कर सकता है, हाँ या ना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बन गया और तुमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा तो पेनल्टी है। बताओ, केस फाइल हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मैम। क्यों नहीं हो सकता, कोई फिजिकल एग्रीमेंट नहीं है। नहीं, क्योंकि मिस्टर एक्स की लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ये था इसका आंसर, मिस्टर एक्स की लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, अगर हम, अच्छा हमें कोई बर्थडे पे बुलाता, तुम्हें हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स, आपको बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं, शादी में बुलाते हैं, लोग बुलाते हैं, कार्ड देके लाते हैं घर पे। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, कि हम जरूर आएंगे या नहीं आएंगे तुम्हारी शादी में। क्या बोलते हैं जब हमारे घर में कार्ड देने आते हैं, नहीं आएंगे, क्या बोल लेते हैं, क्या जरूर आएंगे। ठीक है, और कल को हम जाए या ना जाए हमारी मर्जी है। क्या वो लोग हमें बोल सकते हैं कि आपने तो बोला था आप आओगे पर आप आए नहीं, चलो कोर्ट पे चलते हैं, ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा। तो अब हमारी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, हमारी कोई लीगल ऑब्लिगेशन शादी में जाने की नहीं है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमारी कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, तो इस केस में केस फाइल भी नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात। दूसरा, सोशल नेचर हो गया। डोमेस्टिक नेचर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। डोमेस्टिक नेचर, डोमेस्टिक नेचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। देखो जरा, ये हस्बैंड है और ये इसकी वाइफ है, राइट। ठीक है, इसने, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया, कि मैं आपको ऑडी दिलाऊंगा। क्या, ऑडी गाड़ी होती है 4 छल्लों वाली, पता है। ठीक है, अच्छा ये एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी, रिजेक्ट, और एक्सेप्ट तो करेगी यार, ऑब्वियसली ये तो। ठीक है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, अच्छा बाद में हस्बैंड ने क्या बोला, कि मैं आपको गाड़ी नहीं दिलवाऊंगा। इन दोनों की क्या हो गई, लड़ाई हो गई। उसने क्या बोल दिया, अब आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, और हस्बैंड ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। क्या वाइफ इसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, कर सकती है, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है, नहीं होता। आवाज नहीं आ रही, सोशल नेचर और एंड डोमेस्टिक नेचर वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है, नहीं होता, होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, लेकिन इसकी क्या है, एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब एप्लीकेबल हो जाएगा। कब हो जाएगा, अगर आप ये वाले एग्रीमेंट रिटर्न में कर लो और साथ में रजिस्ट्रेशन करा लो, तो आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। देखो, यस, ओरल एग्रीमेंट होते हैं लेकिन इसमें रिटर्न बनाना पड़ेगा, सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर में। ठीक है, अब लिख लो जिसने लिखना है, लिखना है बेटा, लिखिए। थर्ड रह गया कमर्शियल नेचर, जल्दी जल्दी लिखो। अच्छा, वैसे जर्नली जो एग्रीमेंट होते हैं वो ओरल भी हो सकते हैं और रिटर्न भी हो सकते हैं, ओरल भी और रिटर्न दोनों चलेंगे। ठीक है,
लेकिन जो सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर का है, अगर इसको इन्फोर्सेबल कराना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल कराना है, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज रिटर्न में एग्रीमेंट करना। समझ में आ रही है बात? और साथ साथ रजिस्टर भी कराना है। क्लियर? अब लिखिए जल्दी जल्दी, लिखो। डन? आगे करो। हो गया? सोशल नेचर एंड डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स तो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स के एप्लीकेबल है या नहीं है? नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर आप इनको रिटर्न में करा लो, साथ साथ रजिस्टर करा लो, तो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है? थर्ड इज, ये लिखना है, लिखो, सबको लिखना है। मैंने बोला था ना, जो मैं लिखूंगी, जो बोलूंगी, सब कुछ लिखना है, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। ठीक है? वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इज लॉ। सीए फाउंडेशन का सबसे मुश्किल पेपर आता है ये, सबसे मुश्किल। ठीक है? तो ढंग से पढ़ लो। और आप तो पहली बार पढ़ रहे हो। जी, टफ आता है, टफ टफ भी आता है और लेंथी भी आता है। ठीक है? अगर तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो भूल जाओगे। ठीक है? बाकी सब्जेक्ट तो हमने पढ़ रखे हैं ना पहले 11th 12th में, लेकिन लॉ तो नहीं कभी पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना? ऐसा क्यों बोलते हैं 11th क्लास मुश्किल होती है, 12th आसान होती है, बोलते हैं ना? क्यों? क्योंकि 11th में शुरू में मुझे अकाउंट्स पता चलता है क्या होता है, पहले पता होता है 9th 10th में हमें पता चलता है इको क्या होता है, क्या पहले पता होता है? नहीं पता होता, इसलिए 11th मुश्किल लगती है और 12th आसान लगती है, क्योंकि मुझे पहले से पता है। तो ऐसे ही फाउंडेशन में लॉ पहली बार आया है, तो हमें लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, तो मुश्किल होगा पेपर। वैसे तो इजी होता है, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, राइट? जब इंटर में पहुंच जाओगे तो आसान हो जाएगा ये। यस, फर्स्ट लॉ तो है ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, थर्ड कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? कमर्शियल नेचर। कमर्शियल नेचर, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है? मिस्टर ए ने ऑफर करा, क्या ऑफर करा? क्या खरीद लो मेरी? कार खरीद लो। कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। कितने रुपए की कार है मेरी? 5 लाख रुपए की। ए ने बी को बोला, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी खरीद लो 5 लाख रुपए की। और बी ने क्या करा? एक्सेप्ट करा। क्या करा बेटा? एक्सेप्ट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। इन दोनों के बीच में क्या हो गया?
एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए ने गाड़ी देने से मना कर दिया कि मैं गाड़ी नहीं दूंगा, तो क्या बी केस फाइल कर सकता है? यस। अगर बी ने पैसे देने से मना कर दिया तो क्या ए केस फाइल कर सकता है? कर सकता है। तो मतलब ए की लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? जल्दी बोलो, ए की लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? कार देना, ठीक है। और बी की लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? मनी देना, ठीक है। अगर इन दोनों में से किसी ने भी ब्रीच करा तो क्या केस फाइल हो सकता है? यस हो सकता है। तो मतलब कमर्शियल नेचर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल। समझ में आ गई? ऑलवेज यस। अच्छा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहे आप ओरल कर लो चाहे रिटर्न कर लो, क्या कॉन्ट्रैक्ट लगेगा ही लगेगा? लगेगा। लेकिन सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है। लेकिन लग जाएगा कब? जब रिटर्न में होगा और साथ साथ रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड का क्या मतलब होता है? स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया आपने। क्या पे करी है? स्टैम्प ड्यूटी पे करी। लेकिन कमर्शियल नेचर के ऊपर क्या स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है? नहीं करनी। अच्छा ये ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है, दोनों चलेंगे? यस। अगर दोनों केसेस में चाहे ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो, आपने डिफॉल्ट कर दिया तो क्या केस फाइल हो सकता है? हो सकता है। क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ गई बात मेरी? चलिए अब आगे ये लिख लो जल्दी से। हो गया? चलो लिखो बेटा डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लिखिए डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये कौन से सेक्शन में डिफाइन है? पढ़ के बताना जरा, कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 2 सब सेक्शन है ये? सब क्लॉज है? क्लॉज है? क्लॉज है तो सेक्शन 2 क्लॉज है। सेक्शन 2 क्लॉज है। तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे लिखिए बेटा? सेक्शन 2, बोलो यार, सेक्शन 2 क्लॉज एच, ठीक है। यस याद करना सब कुछ, ठीक है। डेफिनेशन कहाँ लिखी है? सेक्शन 2 क्लॉज एच, सब कुछ याद करना। लिखिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एन एग्रीमेंट, an agreement which is enforceable by law. An agreement which is enforceable by law. बस खत्म, इतनी ही डेफिनेशन है। क्या लिखा है? An agreement which is enforceable by law। क्या मतलब है इसका? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। इसके अंदर 2 वर्ड है। पहला तो एग्रीमेंट, पहला क्या है बेटा? एग्रीमेंट। दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मतलब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करो? पहले एग्रीमेंट करो। सबसे पहले क्या करो? एग्रीमेंट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो पहले क्या बनाओ? एग्रीमेंट बनाओ। एग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अच्छा ओरल भी बना सकते हैं और हम रिटर्न भी बना सकते हैं, है ना? दोनों चलेंगे, ओरल भी और रिटर्न भी। लेकिन प्रेफरेबली क्या होता है? रिटर्न, क्योंकि इसको प्रूफ कर सकते हैं, राइट? ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहला काम क्या करना है आपको? एग्रीमेंट बनाना है। और ऐसा एग्रीमेंट जो क्या है? इनफोर्सेबल बाय लॉ है। एग्रीमेंट तो ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, लेकिन वो क्या होना चाहिए? इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। व्हाट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ? इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? मतलब एनफोर्स कराने के लिए, एनफोर्स कराने के लिए आप कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। मतलब अगर मैंने और हिमांशी है ना, हिमांशी ने, मैंने इसको बोला मैं आपको अपना मोबाइल भेज दूंगी, ठीक है। क्या बोला मैंने? मैं आपको अपना फोन भेज दूंगी 50,000 रुपए का, ठीक है। और इसने, मतलब मैंने फोन देने से मना कर दिया इसको, इसने मुझे पैसे दे दिए, क्या वैसे कोर्ट में लेके जा सकती हूँ? आया ना? नहीं लेके जा सकती। फिर से, मेरे बीच में और हिमांशी के बीच में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? फोन बेचने का। इसने मुझे 50,000 रुपए दे दिए, मैंने फोन देने से मना कर दिया। क्या ये इनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है? है। मुझे कोर्ट पे लेके जा सकती है? यस। अच्छा उल्टा तो मैंने फोन दे दिया, पैसे देने से मना कर दिए, क्या मैं इसको कोर्ट में लेके जा सकती हूँ? यस। मैंने बर्थडे पार्टी में जाने से मना कर दिया, अब मुझे कोर्ट में लेके जा सकते हो? नहीं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो बेटा पहले एग्रीमेंट बनाओ, उसके बाद क्या होना चाहिए? इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। इनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है? अगर आप अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को कंप्लाई नहीं करते हो तो आप कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट को क्या बोलोगे? ऐसे पैसे दिलवाओ, ऐसे फोन दिलवाओ,
है ना, ये तो बोलोगे। लेकिन एनफोर्सेबल बाय लॉ सोशल नेचर में और डोमेस्टिक नेचर में होता है? बोलो, सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर में होता है या नहीं होता? नहीं होता, सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर में नहीं होता। लेकिन हो जाएगा कब? जब वो रिटर्न हो साथ साथ रजिस्टर्ड भी, रिटर्न हो साथ साथ रजिस्टर्ड भी हो। नहीं समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ जी, सबसे बड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यस, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया नहीं आया? अच्छा एक चीज और बताओ, जो हमने सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है या सिर्फ एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं? ऑफर करो, एक्सेप्टेंस करा, केजरीवाल ने डिनर पे बुलाया था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट हो गया था। लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना था? कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो इनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं, है ना। इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? कोर्ट से जाके इनफोर्स करा सको, मतलब कोर्ट को बोलो, इसको बोलो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन कंप्लीट करे, या फिर मुझे डैमेजेस दे, पेनल्टी दे, आया ना। यस, तो मतलब जितने भी एग्रीमेंट होते हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, है ना। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहले एग्रीमेंट करो और साथ साथ एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट? एग्रीमेंट हुआ था गाड़ी खरीदने का, याद है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि कोर्ट में नहीं जा सकते, वो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अभी भी समझ नहीं आ रहा? आ रहा है? आ गया पक्का? श्योर? मतलब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहले आपको एग्रीमेंट बनाना है। क्या बनाना है? एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जो क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तभी क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अच्छा, ऐसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? वो सिर्फ एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। नहीं बात समझ में आई? आ गई? श्योर? सबको आ गई? पीछे वालों को आगे बेटा? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ पे लिखी जरा बताना। सेक्शन 2 क्लॉज एच। घर पे याद नहीं होंगे सेक्शन, यहीं पे याद करने हैं। सेक्शन क्या है? 2 क्लॉज एच। क्या डेफिनेशन है? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। आवाज में दम ही नहीं है तुम्हारी तो। एग्रीमेंट विच इज, ये आवाज ज्यादा तेज है ना। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ लिखी है? अभी भी नहीं बोल रहा है। 2 क्लॉज एच क्या डेफिनेशन है? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट विच इज, हो गया याद? चलिए अब आगे लिखते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है 2 क्लॉज ई। एग्रीमेंट लिखिए बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज ई। क्या है डेफिनेशन? मतलब सेक्शन क्या है? 2 क्लॉज ई। देखते जरा डेफिनेशन क्या है। अच्छा, सिंपल भाषा में क्या डेफिनेशन होती है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। लेकिन यार लॉ है, कुछ ना कुछ तो घुमा फिरा के लिखेगा ही। ठीक है, हम देख लेते हैं वो भी क्या लिखा है। लिखिए, एवरी प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस and every set of promises, every promise or every set of promises forming the consideration, forming the consideration for each other is an agreement. अब ये क्या लिख दिया? क्या मतलब है इसका? कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न। अब इस पूरी लाइन का मतलब आपने बताना है। हाँ, पूरी लाइन का मतलब बताना है। पूरी लाइन का मतलब वो प्रॉमिस जो एक चीज को रिटर्न में लिखते हैं, मतलब रिटर्न करते हैं ईच अदर में, उसको एग्रीमेंट है, एक दूसरे को रिटर्न करते हैं। ठीक है, और कुछ?
हाँ जी, कोशिश तो करो यार, कुछ तो बोलो, क्या मतलब? एक्सचेंज ऑफ समथिंग इज एग्रीमेंट। ठीक है, कुछ और? एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस तो हर एक के कंसिडर में हो, मतलब रिटर्न में दोनों हर किसी को हर प्रॉमिसेस जो हर एग्रीमेंट के कंसिडर में। Barter system would be a great example for writing. No. अब आपके फोन के बदले में मेरे पैसे। हाँ, और पैसे के बदले में फोन बिल्कुल सही है। चलो जरा देखो बेटा, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है, इन दोनों ने क्या ऑफर करा था? गाड़ी खरीद लो, कितने रुपए की? कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। कितने रुपए की? 5 लाख रुपए, ठीक है। और इसने क्या करा था? एक्सेप्ट करा था इसने एक्सेप्ट। ए ने क्या दिया था इसको? ऑफर दिया था। और बी ने क्या करा था? एक्सेप्ट करा था। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, सिंपल भाषा। लेकिन लॉ ये पता नहीं क्या बोल दिया इसने, ये तो हमें जानना, ये क्या लिखा है, ठीक है। Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. अच्छा, ए क्या प्रॉमिस कर रहा है बी को? ए क्या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको कार दूंगा, है ना। और बी क्या प्रॉमिस कर रहा है बेटा? कि मैं आपको क्या दूंगा? मनी दूंगा। ए क्या प्रॉमिस कर रहा है? कि मैं आपको गाड़ी दूंगा। और बी क्या बोल रहा है? कि आपको बदले में क्या दूंगा? पैसे, ठीक है। अच्छा, ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? मतलब ए गाड़ी दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, उसको बदले में क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। और बी क्या प्रॉमिस कर रहा है? कि मैं आपको पैसे दूंगा, और उसको बदले में क्या मिल रहा है? गाड़ी मिल रही है। तो यही तो लिखा है, एवरी प्रॉमिस, जो आप प्रॉमिस करोगे जिसके बदले में आपको कुछ कंसिडरेशन मिलेगा, वही तो एग्रीमेंट है ना। आपने क्या करा? आपने प्रॉमिस करा कि हम आपको क्या देंगे? गाड़ी देंगे, और बदले में कंसिडरेशन में क्या मिलेगा आपको? पैसे मिलेंगे, ठीक है। और बी ने क्या प्रॉमिस करा? मैं आपको क्या दूंगा? पैसे, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? गाड़ी। दैट इज नोन एज एग्रीमेंट। सिंपल भाषा में क्या मतलब होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्लियर है? लिखिए, लिख लो बेटा, ये भी लिखना है जो बनाया मैंने, सब कुछ लिखना है, सब कुछ, जो मैं लिखूंगी, जो बोलूंगी, सब कुछ लिखना है। नहीं तो 1 महीने बाद ये कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ पे लिखी है? सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट की 2 क्लॉज H। क्या डेफिनेशन है? एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। और एग्रीमेंट की डेफिनेशन 2 क्लॉज E। 2 क्लॉज E क्या डेफिनेशन है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अच्छा, कौन कौन सीए वाले हैं? बाकी सारे सीएमए वाले हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे लिखो बेटा, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, एन एग्रीमेंट consist of an offer by one party and its acceptance by the other party to whom the offer is made। क्या मतलब है इसका? क्या होता है एग्रीमेंट? ऑफर, एक बंदा ऑफर देता है, दूसरा क्या करता है? एक्सेप्ट करता है जिसको ऑफर दिया गया है। सिंपल भाषा में मतलब एग्रीमेंट इज इक्वल टू, जल्दी बोल दो, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है, सिंपल।
इजी या डिफिकल्ट? इजी। अच्छा मैं एक लाइन लिख रही हूँ, जरा बताना सही लिखी कि नहीं लिखी। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन सही है गलत है? सही कैसे है? पहले एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जितने भी एग्रीमेंट हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। मैंने फिर से बोलो, जितने भी एग्रीमेंट हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं? नहीं बनते। लेकिन जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या वो सारे एग्रीमेंट होते हैं? कैसे? पहले एग्रीमेंट बनता है और कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नहीं समझ में आई? आ गया? तो ये लाइन सही है कि नहीं? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है पहले क्या बने होंगे? वो एग्रीमेंट, और बाद में क्या बनेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर वाले, राइट? हो गया जी? चलिए अब डिफरेंस लिखते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। हो गया? लिख लो जल्दी से। डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा आप लोग बताओगे क्या डिफरेंस होता है? पहला, फर्स्ट सेक्शन। इसका सेक्शन क्या है? ई है एग्रीमेंट का, और कॉन्ट्रैक्ट का 2 क्लॉज एच है। अभी पढ़ा है, अभी भूल गया। सेकंड, डेफिनेशन लिख सकते हैं? क्या डेफिनेशन एग्रीमेंट की? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। लिख लोगे? यस। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन? एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। आपने लिखना है, यहाँ पे डैश नहीं डालना है, आपको लिखना है, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 बताओ। स्कोप, कौन सा बड़ा टर्म, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट इज वाइडर टर्म। सब कुछ एग्रीमेंट बन सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो बड़ा टर्म कौन सा है? एग्रीमेंट, ठीक है? पॉइंट नंबर 4, लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा बताना, एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट में होती है? एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, लेकिन इसमें होती है। और पॉइंट नंबर 5, नेचर। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना? ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। आप लोगों ने यहाँ डैश डैश और क्रॉस और टिक नहीं मारना है, लिखना है। समझ में आ गई बात? अभी चेक करूंगी मैं, लिखो। पूरी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे, लिख लो बेटा जल्दी से। हो गया? इतना सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है? बोलो। एक जैसे कोई भी हम दो चीजों में
दो पर्सन्स एक दूसरे से बाय और सेल करते हैं जी एक्सचेंज करने का, तो वो अगर दूसरा वाला एनफोर्सेबल मतलब करवा लेता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट सारे एग्रीमेंट माने जाते हैं। यस, एनफोर्सेबल करा सकता है तब, और अगर नहीं हुआ तो एग्रीमेंट, अगर एनफोर्सेबल हो सकता है वो तब, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा किस चीज का, ड्रग्स बनाने का। ड्रग्स लीगल और इलीगल? इलीगल। ड्रग्स क्या होता है? गांजा वगैरह, दैट इज ड्रग्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इसने ऑफर करा, इसने एक्सेप्ट करा, एग्रीमेंट तो हो गया। एनफोर्स करा सकते हो? नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? इतना क्लियर है सबको? तो आज यहीं तक करें बेटा, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।